प्रिय बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पाठ 1 में भाषा के बारे में पढ़ा था, आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि लिपि क्या है। लिपि या लेखन व्यवस्था। हम यह बता चुके हैं कि मौखिक या उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ और प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए और वर्णों की पूरी व्यवस्था को लिपि कहा गया। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। ध्यान रखेंगे कि क्या है, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले लिखने का विकास नहीं हुआ था तो उसमें हम लिपि यानी कि कुछ संकेत दिए गए थे, लिपि चिन्ह दिए गए थे। इसके द्वारा ही क्या है, हम अपनी जो बातचीत है उसको हम प्रकट कर सकते थे। उस चिन्हों के द्वारा पता लगता था कि हमने यानी कि दूसरे व्यक्ति तक क्या बात पहुंचाई है, उनके तक क्या संदेश पहुंचाया है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, उनको लिखने के लिए अलग अलग अनेक लिपियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की, मराठी, नेपाली, बोडो, संस्कृत आदि इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, ये सारी जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी तरह अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है, रोमन है। वैसे किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे कि नीचे आपको ये तालिका दी गई है, तालिका में भिन्न भिन्न भाषाएं बताई गई हैं आपको, और ये उनकी लिपियां बताई गई हैं कि कौन सी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो आदि, इसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और पोलिश इनकी लिपि कौन सी है, रोमन। जैसे कि पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की गुजराती, अरबी, फारसी और उर्दू इनकी लिपि कौन सी है, फारसी है। और रूसी, बुल्गेरियन आदि की रूसी है। आइए अब हम पढ़ेंगे कि भाषा, बोली तथा उपभाषा के बारे में। हर भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए हिंदी एक क्या है, भाषा है, और उसका क्षेत्र एक और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है और दूसरी ओर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक। इन सभी क्षेत्रों में भाषा में भौगोलिक दृष्टि में अंतर पाया जाता है। अतः एक ही भाषा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग भाषा बोली जाती है। इस बात को इस तरह समझिए कि जैसे कि हिंदी बिहार में हिंदी बोली जाती है, वैसे क्या है हरियाणा में नहीं बोली जाती। और जिस तरह राजस्थान में बोली जाती है वैसे ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी नहीं बोली जाती, वहाँ की भी अलग होती है। भाषा में आने वाले अंतर भौगोलिक क्षेत्र के बदल जाने के कारण है। इस तरह से किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव के कारण किसी भाषा के बोलचाल के जो रूप विकसित हो जाती हैं वे बोली कहलाते हैं। इस तरह जो बोली है वो भाषा का एक अलग विकसित रूप है। वस्तुतः ये भाषा का वह रूप है जो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। भाषा और बोली में अंतर इस बात को लेकर आता है कि जो भाषा का क्षेत्र है वो व्यापक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और बोली का सीमित यानी कि उसकी लिमिट है, उसको सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। किसी एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। कुछ बोलियों में अन्य की तुलना में परस्पर
अधिक समानता होती है। ऐसी बोलियों को एक उपभाषा क्षेत्र में स्थान दिया गया है, जैसे उदाहरण के लिए अवधी, भोजपुरी तथा मगही। मैंने आपको 3 बोली बताई हैं, जैसे कि अवधी, भोजपुरी और मगधी। ये तीनों जो बोलियां हैं इनमें साहित्यिक रचना की गई है, इसलिए तीनों क्या हैं, उपभाषाएं बन गई हैं। तीनों हिंदी की बोलियां हैं और अन्य बोलियों की तुलना में तीनों में परस्पर अधिक समानता पाई जाती है। अतः इन तीनों को बिहारी हिंदी नामक उपभाषा क्षेत्र में रखा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि भाषा की तुलना में उपभाषा का क्षेत्र छोटा होता है पर बोली से बड़ा होता है। ठीक है, भाषा से तो ये छोटा होता है लेकिन बोली से बड़ी होती है। अब हिंदी और उसकी बोलियां, हिंदी एक ऐसी भाषा है उसके 5 उपभाषा क्षेत्र हैं और उसकी अनेक बोलियां हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हम नीचे दी गई ये देखो तालिका है, इसमें उपभाषाएं दी हुई हैं और हिंदी की उपभाषाएं हैं और उनकी क्या है, ये बोलियां हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी है, इसकी बोली खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी की है कुलई, गढ़वाली, कुमाऊनी। और राजस्थान हिंदी की है जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। इन बोलियों और उपभाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य की रचना भी हुई है। नीचे हम कुछ रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम दे रहे हैं, जैसे कि हैं मैथिल कोकिल विद्यापति। ये क्या है, रचनाकार है। इसी की रचना है पदावली। बोली कौन सी में ये लिखा गया है, मैथिली बोली में, और इसकी उपभाषा कौन सी है, बिहारी। इसी तरह देखो नीचे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाकार हैं, उनकी रचना भी है। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सूरदास हैं, उनकी भी ये रचना दे रखी हैं, बोली दे रखी हैं और उनकी उपभाषा दे रखी है जो आपने पढ़नी है। अब देखिए भाषा के रूप, विविध रूप, भिन्न भिन्न रूप हैं। राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। पूरा राष्ट्र क्या है, वही भाषा बोलता है और राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं और हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है, क्योंकि जो प्रत्येक भारतवासी है हिंदी उसकी क्या है, पहचान कराती है, उसकी अस्मिता की पहचान कराती है और हिंदी भाषा राष्ट्र के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। तो देखिए बच्चे, और हिंदी को क्या है, 14 सितंबर 1949 को क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया था। आगे देखिए मातृभाषा क्या है। बच्चे की मातृभाषा वह होती है जो उसकी अस्मिता की पहचान कराती है। ये आवश्यक नहीं है कि बच्चा अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा हो। हमने पिछली कक्षाओं में ऐसे ही पढ़ा है कि जब बच्चा सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है, जैसे अपनी माता के या अपने परिवार के संपर्क में आता है, तो जो परिवार वाले बोलते हैं या उसकी माता जो भाषा बोलते हैं वही उसकी क्या है, मातृभाषा होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए भोजपुरी गढ़वाली प्रदेश में रहने वाले बच्चे अपनी माता से भोजपुरी या गढ़वाली सीखते हैं। भोजपुरी या गढ़वाली उनकी प्रथम भाषा तो हो सकती है पर मातृभाषा नहीं। यदि अगर बच्चे क्या हैं, बड़े होकर विदेश में जाते हैं, वहाँ उनसे कोई पूछता है कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो वे बच्चे बताएंगे कि भोजपुरी या गढ़वाली नहीं बताते,
बल्कि हिंदी को ही अपनी मातृभाषा बताते हैं, क्योंकि हिंदी क्या है, उनकी पहचान है, उनकी अस्मिता की पहचान है। वह हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, न कि भोजपुरी और गढ़वाली के साथ। इसीलिए ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बच्चे कि यह आवश्यक नहीं है कि मातृभाषा वही भाषा हो जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माता से सीखे या अपने परिवार से सीखे। तो आइए बच्चे, अब हम क्या है, संपर्क भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि संपर्क भाषा क्या है। किसी भी बहुभाषी देश में जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ यह समस्या हो जाती है कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से किस भाषा में संपर्क करें, यानी कि अलग अलग प्रांत की क्या है, अलग अलग भाषा है। उदाहरण के लिए भारत की स्थिति पर ध्यान दीजिए कि बंगाल में रहने वाला व्यक्ति यदि तमिलनाडु के व्यक्ति से संपर्क करना चाहे तो वह किस भाषा में संपर्क करे। तमिल उसे नहीं आती और तमिल भाषी को बांग्ला नहीं आती। ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों या तो अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में, क्योंकि दोनों प्रांतों के क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं। अतः अंग्रेजी तथा हिंदी भारत की संपर्क भाषाएं हैं। आज हिंदी का प्रचार इतना बढ़ गया है कि प्रयोग के स्तर पर क्या है, हिंदी का स्थान संपर्क भाषा के रूप में सबसे ऊपर है। हिंदी को क्या है, संपर्क भाषा का रूप दर्जा दिया गया है। राजभाषा भी क्या है, राजभाषा वह होती है जिसका प्रयोग राजकीय कामकाज में किया जाता है, ऑफिशियल वर्क में किया जाता है, वो क्या है, राजभाषा होती है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे क्या है, राजभाषा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी है। भारत के अनेक राज्य है जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि ऐसे हिंदी वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और इन प्रदेशों में क्या है, सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही किया जाता है। जो हमारा ऑफिशियल वर्क होता है वो हिंदी में ही ज़्यादातर किया जाता है। तो हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। अब देखो, संविधान द्वारा अष्टम सूची में स्वीकृत भाषाएं कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारी अष्टम सूची में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये सारी हमारी क्या है, 22 भाषाएं हैं, इनको स्वीकृति दी गई है। तो बच्चों, आज हमने इसमें लिपि के बारे में और भाषाओं के यानी कि भाषा के विविध रूपों के बारे में पढ़ा है। तो आपने इनका अध्ययन घर में जरूर करना है और इस जितनी भी इसके पठन में परिभाषाएं आई हैं उनको आपने अवश्य याद करना है। तो हम अगली वीडियो में व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।